अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बिजी होंगे। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस कोर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो से आपका मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे और आपके इंशाल्लाह ये कोर्स भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैंने चैप्टर वाइज ही कवर किया है और इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने बना के इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आगे आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और आपने बस इस वीडियो को ध्यान से समझना है और जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी आपने उनको याद रखना है और इससे आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका जो स्टैट का फाइनल टर्म का सिलेबस है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आपके जो हैं ये मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाले टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और ये वाले टॉपिक कम इम्पोर्टेंट हैं। ये जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है इसमें सारे ही चैप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। हर चैप्टर से आपको पेपर आएगा। फाइनल टर्म में जो सिलेबस होता है ना, जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है। एग्ज़ाम जो होता है उसमें मार्क्स भी ज़्यादा है, मतलब लेंथी पेपर है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा मार्क्स का है। तो इसमें जितना सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा पेपर उन्होंने पूछा हुआ है। मिड टर्म में इस तरह हुआ था कि आपका थोड़े टाइम ड्यूरेशन का पेपर होता है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सिर्फ वही करने का कहा था और कुछ चीज़ें आपको छुड़वा दी थी। तो इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपको पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप मार्क कॉन्शियस हैं तो आपने अपनी वैसे तो अपने एंड से सारी तैयारी करनी है, हर चीज़ को ही इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, हर चैप्टर को, हर चीज़ को। और ये जो चीज़ें मैं साथ बताऊंगी इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। और वो जो दूसरे काइंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बात है कि अगर आपने मतलब इस कोर्स के साथ साथ तैयारी नहीं की और अब आपने इस कोर्स को क्लियर करना है तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आपका कोर्स क्लियर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा मतलब जो चीज़ें स्किप भी हो जाएं वो भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन की मैं वीडियो बना रही हूँ तो फिर भी मैं इसमें आपको समझाऊंगी भी, इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स भी बनाए हैं वो भी आगे आपके साथ शेयर करूंगी। फॉर्मूलाज वगैरह हर चीज़ जिस तरीके से आप आसानी से इस कोर्स को क्लियर कर सकें। तो आपने बस ये करना है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। स्टैट की जो इसमें अनाउंसमेंट आई हुई है, अनाउंसमेंट में इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है कि ये जो आपका सिलेबस है वो 23 to 45 लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं इसमें। और जो आपका आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपने अटेम्प्ट 40 करने हैं। और जो पेपर की ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है एंड टोटल मार्क्स जो हैं वो 60 हैं। और जो इसमें एमसीक्यूज आपको आएंगे 40 एमसीक्यूज आएंगे। आपने कोशिश यही करनी है कि आप अपना टाइम मैनेज करके सारे ही अटेम्प्ट करें। बट जो ग्रेडिंग के लिए कंसीडर होंगे वो जस्ट 33 एमसीक्यूज कंसीडर होंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के जो होते हैं वो आपको 6 आएंगे। आपने उसमें भी लेकिन चले उसमें आप बेस्ट 4 ही कर लें तो वो बेस्ट रहेगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में भी आपको इश्यू हो सकता है। इसलिए आपने पहले ये कोशिश करनी है कि जो आपको अच्छे तरीके से आते हो बेस्ट वाले 4 आपने वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वो आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के। आपने उसमें भी 3 बेस्ट वाले जो होंगे, जो आपको 3 बेस्ट वाले आते होंगे आपने वो अटेम्प्ट करने हैं और वही ग्रेडिंग के लिए कंसीडर होंगे। ये आगे टेबलर फॉर्म में इन्होंने यही बात बताई हुई है कि आपको 40 एमसीक्यूज आएंगे। 33 आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन कंसीडर जस्ट 33 होंगे। सब्जेक्टिव 3 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से अटेम्प्ट 4 करने हैं, उसके 12 मार्क्स होंगे एंड 5 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं जिसके 15 मार्क्स बनेंगे। तो ये ओवरऑल टोटल करें, इसका सम करें तो ये 60 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा।
जबकि जो पासिंग क्राइटेरिया है उसमें आपको जस्ट 20% चाहिए इस कोर्स में, तो 20% आप 20% से ज़्यादा ही इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। तो अब हम चैप्टर वाइज जो होगा चलेंगे। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगी कि जिससे आपका ये कोर्स तो पास हो जाए, इतना आपका हो जाएगा इससे। तो बाकी इसके साथ भी आप देखें जो चीज़ें आप कर सकते हैं अपने एंड से आप अच्छे तरीके से वो करें। तो लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये वाला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन भी जो करंट एग्जाम्स के जो पेपर ये जो अब हो रहे हैं उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से क्वेश्चन आया था लॉन्ग में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको करना है। इसमें आप देख लेते हैं कि ये क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है रैंडम वेरिएबल एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स, यानी कि ये जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एक्स की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये जो फंक्शन होता है ये प्रोबेबिलिटी देता है इवेंट की दैट एक्स टेक्स अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये हमें देता होता है, प्रोबेबिलिटी देता है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एब्रिवेटेड टू डीएफ। इसको हम डीएफ भी कहते हैं और इसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। ये इसके शॉर्ट नेम्स हैं। आगे इसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है फाइंड करना है नंबर ऑफ हेड्स के लिए, जबकि 3 बैलेंस्ड कॉइन्स जो हैं वो टॉस्ड हुए हैं, तो उसमें से आपने जो नंबर ऑफ हेड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि डिपिक्ट बोथ दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफिकली। ग्राफिकली भी आपने इन दोनों फंक्शंस को प्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब 3 बैलेंस्ड कॉइन्स हैं तो इसका जो है सैंपल इसकी क्या बनेगी, जो इसकी सैंपल स्पेस है वो क्या होगी। उसमें ये हो सकता है 3 बैलेंस्ड कॉइन्स हैं तो इट मीन्स 3 टाइम्स कोई आउटकम आएगी। तो एक दफ़ा ये हो सकती है कि तीनों टाइम हेड्स ही आ गए, उसके बाद 2 टाइम्स हेड्स आ गए, एक दफ़ा टेल आ गया, फिर एक दफ़ा हेड टेल फिर हेड, इस तरह करके ये सीक्वेंस वाइज ये सैंपल स्पेस जो पॉसिबल्स होंगी, पॉसिबल आउटकम्स वो ये बन जाएंगी। उसमें से आगे लेट एक्स बी द नंबर एक्स बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। एक्स को हमने एज्यूम कर लिया कि ये नंबर ऑफ हेड्स को कर रहा है डिनोट, एंड देन द वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 2 एंड 3, और जो वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी वो 0 1 2 एंड 3 होंगी। आगे अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज बतानी है। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ 0 के 0 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आपने 3 बैलेंस्ड कॉइन टॉस्ट किए तो 0 टाइम हेड आया। ये हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है इस चीज़ की, 0 टाइम हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ 0 है, हम x की स्पेसिफिक वैल्यू 0 के लिए कर रहे हैं। लाइक ये जो x है ना यहाँ पर 0 है, हम 0 के लिए इसको चेक करने लगे हैं। तो हमने p ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखा। अब 0 जो है यानी कि हमने अपने सैंपल स्पेस में जाके देखना है कि 0 टाइम्स हेड किस चीज में है। अब 0 टाइम जो है वो सिर्फ इसी में ही है कि 0 टाइम हेड है, बन के ऐसा एक इवेंट जिसमें तीनों टाइम टेल ही आया है, सिर्फ वही ऐसा होगा ना इवेंट जिसमें हेड नहीं आया, 0 टाइम हेड्स आया है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, वो वाला इवेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ऐसा होने के चांसेस क्या हैं कि 0 टाइम हेड्स आए, तो ऐसा होने के चांसेस 1 टाइम ही हुए, बिकॉज ये वाला जो ऐसी सिचुएशन होगी ये एक दफा ही होगी, इसलिए इसका चांस एक दफा ही है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/8 होगी। 8 मीन
8 प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल, यानी कि टोटल तो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 है, उसमें से 0 हेड आने के चांसेस जो हैं वो 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आगे है 1, मतलब एक दफा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने इस तरह देखनी है कि हमने जाके सैंपल स्पेस में देखना है कि एक दफा हेड जो है वो किस में है। अब इसमें 3 टाइम्स हेड है, इसमें 2 टाइम है, इसमें भी 2 टाइम, इसमें भी 2 टाइम, इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम है एंड इसमें 1 टाइम है। तो 3 इस तरह के मिल गई, हमने तीनों लाकर इधर रख लिए और इससे हमें पता चल गया कि 3 प्रोबेबिलिटी है 1 टाइम हेड आने की। सेम इसी तरह हमने आगे किया, जब 2 था तो जाके 2 हेड्स वाला आपने इवेंट्स ला के इधर रख लेने हैं, और जब यहाँ पे 3 आना था तो जब 3 है तो जाके आपने देखना है कि 3 टाइम्स हेड्स किस में है, तो वो एक दफा ही है कि एक दफा ही ये चांस बनेगा कि 3 दफा हेड आ जाए, तो इसका भी चांस जो होगा वो 1/8 होगा। पहले आपने इस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप जब आपको वो क्वेश्चन दें कोई भी और आपको कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका आप फाइंड करें, तो आपने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, अगर उन्होंने नहीं दी होगी। अगर उन्होंने दी होगी, वैसे जो रिसेंटली अगर कोई क्वेश्चन आया है इसका, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई थी। जब प्रोबेबिलिटी दे देंगे तो ये आगे उसी को ही हमने टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, जो प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर फाइंड की है। f(0) की 1/8, 1 की 3/8, इसको ही हमने 0 की 1/8 सेम इस तरह ही कर लिया। प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे भी इसका सम जो है 1 आ गया। आगे हमने इसको, उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में कहा था ग्राफिकली भी आपने डिपिक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने ग्राफिकली भी बता दिया। अच्छा, आगे, अच्छा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है इसको हम कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, डीएफ भी कहते हैं एंड सीडीएफ भी कहते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो सीडीएफ है इट मीन्स कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी भी है, आपके पास एक्स भी है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आपने कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने का कहें और प्रोबेबिलिटी दी होगी, तो नेक्स्ट काम आपका होगा कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाना, और जो कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम कैप्स लॉक f(x) से शो करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी कैप्स लॉक मतलब कैपिटल f(x) से शो करते हैं। तो कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी सेम इसी तरह ही है जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कॉमुलेटिव जब आप कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर है। इसमें होता है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी, 1/8 इधर था, प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज इस तरह आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रोसीजर चलता है कि फर्स्ट में नेक्स्ट वाली को ऐड करते हैं। अब 1/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 4/8, इस तरह कर करके हम इसको आगे फर्दर इस तरह चलता रहेगा कि 1/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 4/8। देन इसका जो आंसर आएगा ना 4/8, इसमें आपने 3/8 को ऐड करना है। इस तरह करके ये चलता रहेगा, और जो कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है इसकी जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमेशा 1 आती है। इससे भी आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है कि आपका जो सारा प्रोसीजर था, मेथड था, उसमें कोई एरर नहीं था, आपने सही क्वेश्चन किया। और आगे फिर इन्होंने इसको ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इधर इन्होंने इस तरह करके इधर बना दिया कि जो डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो क्या था। उसमें सिंपल इन्होंने ये देखें, 0 0 के ऊपर जो है 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू 0 है। देन 1/8, 3/8, 0 0 के बाद आगे से कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0, 1/8, देन 4/8, 7/8 एंड 1। ये सारी वैल्यूज इधर लिख ली कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, और इनका अब हमने आगे लिख लिया कि ये जो x है वो मतलब x की किस वैल्यू के ऊपर ये वाली प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। जब x लेस देन 0 है तो 0 है, और 0 से 1 के दरमियान 1/8 है, 1 से 2 के दरमियान 4/8 है। इस तरह करके आपने नीचे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना देना है। ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि जब x की वैल्यू
2 से 3 के दरमियान होगी तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, जब 1 से 2 के दरमियान होगी तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। आगे इन्होंने इसी क्वेश्चन को जिस तरह मैंने आपको समझाया है नीचे इंटरप्रिटेशन में, यही क्वेश्चन इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि इसमें किस तरह हुआ है, प्रोसीजर सारा रिटन फॉर्म में समझाया हुआ है। क्वेश्चन वहां पे खत्म हो गया, इतना ही आपने क्वेश्चन करना था। ड्रॉ करने का कहें तो सिंपल ड्रॉ करने का भी मैं आपको वैसे कहेंगे नहीं, लेकिन अगर कहें तो इसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि एक्स की वैल्यूज आपने इधर ड्रॉ कर लेनी है, एंड जो एफ ऑफ एक्स जो आपने कोमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाई है उसको आपने एक साइड पे ड्रॉ कर लेना है, और फिर उनको सिंपल जो जहां जहां पे वो आपस में कर रही हैं, मैच कर रही हैं, वहां वहां पे डॉट लगा देने हैं, तो ये आपका बन जाएगा ग्राफ। आगे उसी पे ही एक सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी इस तरह ही किया हुआ है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद आपने इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, जिसका देखें 1 के इक्वल आ गया है, और उसके बाद इसका यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाया हुआ, क्वेश्चन यहाँ पर ही एंड हो गया। तो सिंपल आपने बस यही काम ही करना है। आगे इसकी इंटरप्रिटेशन की हुई है। मैं ना ये चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ कवर करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, तो इसलिए आपकी ये जो वीडियो होगी ना ये बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ ही हम रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज दिस इज़ शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन वीडियो। जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं आपको वो बता देती हूँ, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है इसको हम मीन ऑफ एक्स भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं इस यू से, इससे डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुमेशन एक्स एफ एक्स। मैंने इसमें भी फॉर्मूलाज को हाईलाइट किया हुआ है, और आगे मैंने इसके आपके लिए बकायदा नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन वो जो नोट्स हैं वो हाफ मतलब हाफ जो सिलेबस है ना फाइनल टर्म का, बस उसके हैं, सेकंड हाफ के नहीं है। तो आप उन नोट्स से भी फ़ायदा उठाना, उसमें से जो फार्मूलाज हैं, लाइक स्टूडेंट्स को ये भी नहीं समझ आती, स्टैट्स में ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि फार्मूलाज जो होते हैं उनमें आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ में है, कहाँ यूज़ करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब ये चीज़ें समराइज करना ही बहुत मसला हो रहा होता है। तो मैंने आपके लिए ये फार्मूलाज, मतलब कौन सा फार्मूला आपने कहाँ यूज़ करना है, बाकायदा इसके नोट्स बना दिए हैं, और मैं आपको वो भी बीच में वीडियो में दूंगी, तो उससे आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि फार्मूलाज जो है किस फार्मूले को कहाँ यूज़ करना है, रैंडमली कहीं पे कुछ भी इस तरह समझ नहीं आती। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है सुमेशन एक्स एफ एक्स। आगे ये दूसरा है, ये इसलिए है कि ये तब होगा व्हेन रिप्रेजेंट द ऑर्डिनरी अरिथमेटिक मीन ऑफ द n पॉसिबल वैल्यूज, जब इक्वली लाइकली केस हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इक्वली लाइकली ये होता है कि सेम ही हो, सबके चांसेस जो हो वो सेम ही हो, तो फिर उसको हम इक्वली लाइकली कहते हैं, यानी सारी आउटकम्स के सेम ही चांसेस हों। आगे ये 2 फॉर्मूलाज हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 का फॉर्मूला है U3 का स्क्वायर एंड U2 का क्यूब, एंड कर्ट इसको द स्क्यूनेस ऑफ द, ये स्क्यूनेस का है फॉर्मूला, जब आपने स्क्यूनेस फाइंड करना हो तो बीटा 1 यूज करते हैं, एंड जब कर्टोसिस हो तो बीटा 2। इसका फॉर्मूला है U4/U2 का स्क्वायर। आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एमसीक्यूज भी ये वाला आ सकता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सी मीन कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इज इक्वल टू सी, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है किसी कांस्टेंट की वो कांस्टेंट खुद ही होता है। आगे ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो तो ये बराबर हो सकता है ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, मीन्स ए बाहर आ जाएगा, बाकी सेम उस तरह ही रहेगा, ए सिर्फ बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी ये इस तरह हो जाएगा।
जब आपने मैंने आपको बताया था कि जो स्टैट होती है इसमें आपने फॉर्मूलाज और प्रोसीजर याद रखना होता है। और फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आपको इससे पता चल जाएगा कि फॉर्मूले में क्या चीज़ आपको रिक्वायर है, और फिर आपने वो प्रोसीजर फॉलो करते हुए वो वैल्यू निकालनी होती है और लाके फॉर्मूले में पुट करनी होती है, और ये सिंपल प्रोसीजर होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा और प्रोसीजर पता होगा कि वो वैल्यू किस तरह निकालनी है, तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूव की है कि एक्सपेक्टेशन ए ऑफ एक्स के ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। आगे नेक्स्ट है चेबीशेव इनइक्वालिटी। If x is random variable having mean u and variance positive greater than 0 mean positive and k is any positive constant, then the probability that value of x falls within k standard deviations of the mean is at least, ये उसकी probability होगी कि x fall कर रहा है इसके दरमियान, ये एक इन्होंने रेंज दे दी। तो ये चेबीशेव इनइक्वालिटी है, ये आपने याद रख लेनी है। और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रख लेनी है। आगे इन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि इफ अ बायोलॉजिस्ट is interested in the number of petals on particular flower, this number may take the values this, and each one of the number will have its own probability. The probability distribution of the random variable x, इसमें probability distribution सबसे पहले करनी है, तो ये probability distribution इसकी हो गई। उसके बाद एक्स पी ऑफ एक्स, आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको एक्स पी एक्स चाहिए, मतलब जो इसका सम होगा वो फॉर्मूला होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमने एक्स की इस वैल्यू को 3, 4, 5 इन वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्स पी ऑफ एक्स बना लिया, इसका जो सम है वो ये आया, उसको इसमें रख लिया, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गया। और ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है ये बराबर होता है यू के, मीन के। आगे ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, ये फॉर यहाँ पे प्रोसीजर जो था शॉर्टकट प्रोसीजर इन्होंने यूज किया हुआ था, मीन समझ नहीं आ रही थी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो ये वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला इधर एप्लीकेबल हो रहा था, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख के इस वाले प्रोसीजर से इसको कर लिया। अब वेरिएंस ऑफ एक्स जो है इसका फॉर्मूला ये है, सुमेशन आगे जाके आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि सुमेशन एक्स माइनस यू का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। अब इस फॉर्मूले में हमें जो वैल्यूज चाहिए थी हमने सिंपली यहाँ पे वो कैलकुलेट कर ली और बाद में लाकर फॉर्मूले में पुट कर दी। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिंपली अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर लो। जब आपने वेरिएंस सारा कैलकुलेट कर लिया है तो जो आंसर आया उसको सिंपली अंडर रूट कर लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। बस ये फॉर्मूलाज आपको याद आना चाहिए। वेरिएंस, यही फॉर्मूला हमने ऊपर यूज किया वेरिएंस का कि अच्छा ये हर टॉपिक में मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके फॉर्मूलाज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का फॉर्मूला हर जगह सेम नहीं होता। आगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ भी कहते हैं। इसमें जो रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू बी कंटिन्यूस, एक जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसको हम कंटिन्यूस कहेंगे अगर इट कैन एज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू, हर पॉसिबल वैल्यू वो एज्यूम करे वो इस इंटरवल के दरमियान लाई करती हो ए टू बी के दरमियान। ये जो ब्रैकेट होती है ना स्क्वायर ब्रैकेट, इट मींस इन ब्रैकेट्स का भी मीनिंग होता है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ये होता है कि अब जिस तरह ए और बी है तो ए और बी भी शामिल होते हैं, ए और बी भी इस इंटरवल में शामिल होंगे। इट मींस दैट इंक्लूसिव ए जो है वो लेस देन बी होगा, जिसमें ए और बी की जो रेंज है वो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। आगे रैंडम वेरिएबल जो है इसकी बताए हुए क्या कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका ग्राफ इस तरह का होता है, स्मूथ होता है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज जो है वो हर
चीज़ की जो भी टॉपिक आएगा उसकी इंपॉर्टेंट है, तो आपने प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से करनी है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज आती होती हैं। अब ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हैं कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा, और इसमें जो फंक्शन है उसकी रेंज -∞ टू पॉजिटिव, अगर उसकी फंक्शन की इंटीग्रेशन करें -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी उसकी रेंज हो, तो ये उसकी जो इंटीग्रेशन होगी फंक्शन की, उसका आंसर आपको 1 मिलेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। द प्रोबेबिलिटी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स ऑन अ वैल्यू इन द इंटरवल सी डी, सी लेस देन डी इज गिवन बाय, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये सी लिखा हुआ है, सी से डी के दरमियान जो रेंज जो है वो सी से डी तक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, इसकी जो रेंज है वो ये यहाँ पर बताई हुई है कि x इज इक्वल टू सी है एंड x इज इक्वल टू डी है। आगे इसको इन्होंने ग्राफ की सूरत में भी प्रेजेंट किया हुआ है। और ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है वो 1 होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल एरिया होता है अंडर द कर्व वो 1 होता है। ये आगे जाके भी आपको ये आएगा, और इसमें से इस कॉन्सेप्ट के बेस करते हुए ना बहुत से एमसीक्यूज भी आते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। 1 को यूनिटी भी कहते हैं, ये इस तरह भी पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। आगे बताया हुआ है कि उसी उन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे दूसरे तरीके से बताया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है एंड द इंटीग्रेशन टेक प्लेस ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स बिटवीन द स्पेसिफिक लिमिट्स एंड द प्रोबेबिलिटी आर गिवन बाय अप्रोप्रिएट एरियाज। वो अप्रोप्रिएट एरियाज अंडर द कर्व जो है वो ये बताए हुए हैं नीचे, उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में बताया हुआ है। आगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है कि आ रैंडम वेरिएबल एक्स में आल्सो डिफाइंड एज कंटिन्यूस इफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड is differentiable everywhere except isolated points in the given range. In contrast with the graph distribution function of a discrete, the graph of x in case of has no jumps. जो continuous variable का ग्राफ होता है उसमें jumps नहीं होते, जबकि जो discrete का होता है उसमें jumps होते हैं। ये इनका डिफरेंस होता है। आगे है इसी की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं कि एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। वी हैव एफ ऑफ एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड जो इसकी रेंज होगी -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर ऑल एक्स। और ये जो रिलेशन है आगे, अच्छा ये जो जब आप डेरिवेटिव लेना मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, तो वो उसका आंसर आएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे ये क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू ऑफ के के लिए आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे। इसमें सिंपल आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब जो फंक्शन इन्होंने हमें दिया है, हमने बताना है कि जो फंक्शन है वो डेंसिटी फंक्शन है। अब जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वो सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन, तो इट मीन्स कि वो एक डेंसिटी फंक्शन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फंक्शन जो हो वो पॉजिटिव हो और जो उसकी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन की वो 1 आए। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है बिकॉज द फंक्शन इज के ऑफ एक्स 0 से 2 के दरमियान है, पॉजिटिव है। ये फर्स्ट कंडीशन तो इधर से ही प्रूव हो गई। सेकंड कंडीशन इज दैट कि उसकी इंटीग्रेशन का आंसर 1 आए। आगे हमने उसी फंक्शन की इंटीग्रेशन की है, इसको हमने ब्रेक किया है। अब ये जो रेंज है इसकी वो 0 से 2 के दरमियान है और -∞ टू इन्फिनिटी है। इसकी जो ओवरऑल रेंज है वो -∞ टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को, इसकी जो रेंजेस हैं उनको इस तरीके से ब्रेक किया है कि स्टार्ट -∞ से हो रहा है, उसके बाद उन्होंने दी हुई है x की रेंज 0 से 2। तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि -∞ से 0, और इसमें इस तरह होता है कि जो ये वाली लिमिट होती है ये, एंड नेक्स्ट वाले की इसकी अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट, ये जो है आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसलिए 0 एंड 0 सेम होगा
उसके बाद 0 से 2 रेंज है, तो 0 के बाद 2 एंड फिर नेक्स्ट वाली सेम, और एंड जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हो रहा है, ये ऊपर इन्होंने पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हो रहा है, तो यहाँ पे एंड हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये एरिया कवर हो गया कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमने रेंजेस को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, दरमियान में जो उन्होंने बताई थी उसको यूज करते हुए। आगे सिंपल इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन इस तरह की कि यहाँ पे आप देखें माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे वो फंक्शन आएगा जो माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान है। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान जो है इधर देयर इज नथिंग, सो यहाँ पे 0 ही आ गया। उसके बाद 0 से 2 के दरमियान कौन सा फंक्शन है, तो x 0 से 2 के दरमियान k ऑफ x का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया k ऑफ x। उसके बाद 2 से इन्फिनिटी भी कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे भी आ गया 0। आगे ये तो 0 0 हो गए। आगे सिंपल k ऑफ x की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो k ऑफ x की इंटीग्रेशन में k जो है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट को साइड पर रख लिया, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को साइड पे कर देते हैं, पीछे रह गया सिर्फ x की हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो x की इंटीग्रेशन ये होती है कि अब ये सिंपल एक अकेला वेरिएबल है, तो इस पे जो होगा पावर रूल लगेगा। पावर रूल इंटीग्रेशन में पावर रूल ये होता है कि आपने, पावर रूल इसको कहते हैं कि आपने जो वेरिएबल होता है उसकी पावर में एक ऐड करना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है। अब x था, x की पावर 1 थी, 1 में आपने 1 ऐड किया, 1 ऐड करना होता है, तो 1 में 1 ऐड किया 2, और उसी पावर से आपने डिवाइड करना होता है। दिस इज पावर रूल इन इंटीग्रेशन। तो ये आपने इसकी इंटीग्रेशन कर ली इस फंक्शन की, और साथ जब इंटीग्रेशन हो गई तो ये जो लिमिट्स होती हैं ना, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट्स दी हो उन लिमिट्स को भी पुट करना होता है। तो उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगा ली और लिमिट्स को इस तरीके से लिख लिया 0 से 2 तक। अब जब ये वाली फॉर्म आ जाए, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि आपने लिमिट्स को पुट करना होता है। लिमिट्स जो होती हैं वो पुट इस तरह करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कि आपने एक दफ़ा उस, ये जो आपके पास बन गई है फॉर्म, एक दफ़ा आपने उसमें अपर लिमिट पुट करनी होती है, और बाद में लोअर लिमिट, और इसका फॉर्मूला ये होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एक दफ़ा आप 2 पुट करेंगे, जब आपने इधर 2 पुट किया तो 4/2, तो इसका आंसर आ गया 2, और जब आपने 0 पुट किया तो ये 0 ही हो गया। तो जब आपने इधर 2 पुट किया तो ये हो गया 4/2, और कटिंग होके 2 बच गया, तो वो जो 2 बचा तो वो 2k से मल्टीप्लाई होके इधर आंसर आ गया 2k। सेकेंड ईयर में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, मतलब इंटीग्रेशन थी तो उसमें ये बहुत कॉन्सेप्ट आपको, आपने पढ़ा होगा, तो ये इसका प्रोसीजर होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे इसका ग्राफ बनाया हुआ है, और आगे आप p ऑफ x ग्रेटर देन 1, अब हर चीज़ को हर एक पे वो वाला फंक्शन फाइंड किया हुआ है कि जब x जो है वो 1 से बड़ा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो वाला फंक्शन यहाँ पर पुट करके उसकी इंटीग्रेशन की हुई है। आगे ये उसी के ऊपर ही बेस करते हुए हैं कि आपने जस्ट प्रूव करना है कि वो डेंसिटी फंक्शन है, और उसकी 3 प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई करनी होती हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी उस एरिया के दरमियान से आपने फाइंड करनी होती है। सेम क्वेश्चन है इसलिए इनको हम स्किप कर देते हैं, ये आपने खुद समझना है। इंटीग्रेशन आपको बस पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन फंक्शन के करके आपको ये पुट करनी आनी चाहिए कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किस तरह करते हैं। आगे ये वही प्रॉपर्टी है हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। आगे नेक्स्ट वो एक और इसमें एडिशन हुआ है कि अगर b 0 हो जाए तो ये बराबर, तो ये इसके इक्वल हो जाती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इसमें बदल जाती है कि एक्सपेक्टेशन a ऑफ x इज इक्वल टू a, फिर सिमिलर वही जिस तरह ऊपर a बाहर आ गया था इस तरह इधर भी a बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ जाएगी। आगे इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन एंड द मोमेंट रेशियो। जो मोमेंट अबाउट मीन होते हैं
वो ये होते हैं u'1, u'2, इस तरह करके 4 तक चलते हैं फर्स्ट 4 मोमेंट्स। और जो मोमेंट रेशियोज होते हैं वो होती हैं, मोमेंट रेशियोज कहते हैं β1 एंड β2 को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब वो आपको कहे मोमेंट रेशियो फाइंड करें तो आपने β1 एंड β2 फाइंड करना है, और जब आपको कहे कि मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करें तो आपने प्राइम वाले फाइंड करने हैं, u'1। ठीक है, जो मोमेंट्स अबाउट मीन होते हैं वो प्राइम वाले होते हैं, और जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन होते हैं वो सिंपल वाले होते हैं। सो दिस थिंग्स आर कंफ्यूजिंग, दैट्स वाई मैं ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। तो अब हम उन्होंने कहा है मोमेंट्स अबाउट मीन, तो इसलिए इसका फॉर्मूला है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसलिए इसका अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको ये सारा पढ़ के आगे भी है इससे रिलेटेड बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ जो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस में जो क्वेश्चन होता है वो फंक्शन की फॉर्म में होता है, और जो डिस्क्रीट होता है उसमें वैल्यूज दी होती हैं। तो ये स्टैट्स में होता है कि डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन है और कंटिन्यूस टाइप का जो है वो क्वेश्चन है, तो इसमें फिर फॉर्मूलाज भी बदल जाते हैं। अब ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस का चल रहा है ना टॉपिक, क्या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द पीडीएफ, उसका हमने वो कुछ फाइंड वगैरह करना है, ये मीन्स फाइंड करने हैं और मोमेंट रेशियो फाइंड करने हैं, तो इसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब फंक्शन है तो इसलिए इसका फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। अब ये u'1 है, ये बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सिंपल यू के बराबर होता है ना, तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो होगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बराबर होगा, और इसका फॉर्मूला होगा कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन आपको दिया है वो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, एंड देन आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन जो आपने करनी है उसकी भी जो रेंज होगी वो आपको ऊपर दी होगी, ये आपको साथ रेंज भी दी होगी। फिर ये जो रेंज होती है इसको आपने इधर पुट कर देना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अब जो फंक्शन उन्होंने ऊपर दिया, उन्होंने दिया है 3/4 x इंटू 2 माइनस एक्स, इसको यहाँ पे हमने पुट किया, जो कांस्टेंट होगा उसको हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना है, और x2 माइनस एक्स ये हमने जो अपना है ऊपर से फंक्शन वो यहाँ पे पुट कर लिया, और उसकी इंटीग्रेशन करने के बाद आपने उसके अंदर लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपल यही प्रोसीजर है। आगे सेकंड मोमेंट है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, और इसको आगे इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी। अब जिस तरह ऊपर सिंपल हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया था एफ ऑफ एक्स से, इसमें हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स से, और आगे सेम वही प्रोसीजर कि आपने एक्स स्क्वायर से फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, एंड जो लिमिट्स होंगी वो पुट करनी है। लिमिट इसमें दी हुई है 0 से 2 है, तो आपने हर एक में 0 से 2 ही पुट करनी है, एक ही फंक्शन है एक ही लिमिट है, तो आपने ये ही लिमिट्स पुट करनी है 0 से 2। जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट की फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में, एंड देन आपने उसमें लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर u'3 है, इसमें सिर्फ 3 है तो इसलिए क्यूब ऐड हो गया, सेम वही फॉर्मूला है, जस्ट एक्स क्यूब को आपने मल्टीप्लाई करना है, u'4 में x⁴, एंड प्रोसीजर सेम है। नेक्स्ट वी फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन। सॉरी, एक चीज आपसे यहाँ पे मैंने बता दी, ये थे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये थे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अब जो हम फाइंड करेंगे वो होंगे मोमेंट्स अबाउट मीन। जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन होते हैं उनमें प्राइम होता है, वो प्राइम की फॉर्म में होते हैं, और जो मोमेंट्स अबाउट मीन होते हैं वो सिंपल इस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट वी विल फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन, तो मोमेंट्स अबाउट मीन जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं सिंपल। तो ये चीज पता है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, जो फर्स्ट मोमेंट होता है अबाउट मीन वो हमेशा 0 होता है। आगे फॉर्मूलाज हैं, सेकंड मोमेंट का फॉर्मूला है u'2 माइनस u'1 का स्क्वायर। तो असल में हमने ऊपर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है वो इसलिए फाइंड किए हैं क्योंकि यहाँ पे वो फंक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, इन्होंने हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था,
और आगे जब आपने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने हैं तो उसके फॉर्मूले में आपको प्राइम की वैल्यूज भी चाहिए होंगी। तो ये वैल्यूज असल में फॉर्मूलाज में यूज करने के लिए हमने ऊपर प्राइम वाले भी हमने कैलकुलेट किए हैं। तो ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। u1 हमेशा जीरो ही होता है, फर्स्ट मोमेंट जीरो होता है। सेकंड मोमेंट का ये फॉर्मूला है, उसमें हमने ऊपर अब वैल्यूज सारी जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। सिंपल यहाँ पे लाकर पुट करनी है तो ये वाले मीन्स भी आ जाएंगे। ये फॉर्मूले मैंने जो मिड टर्म की वीडियो बनाई थी उसमें भी इनको समझने का तरीका बताया था कि क्या है कि u2 है तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो u'2 होगी माइनस जो उससे एक लेस करके जो होगी लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो उससे एक लेस करके जो होगी हमेशा जो है हर एक में फर्स्ट वाली है, लास्ट वैल्यू जो है वो हर एक में फर्स्ट वाली ही है कि लाइक u2 इज इक्वल टू u'2। सबसे पहले जिसका आपने फाइंड करना है सबसे फर्स्ट वैल्यू वो होगी और जो लास्ट वाली होगी वो हमेशा फर्स्ट वाला मीन ही होगा, u'1 होगा। और जो उसकी पावर होगी वो ये जो मीन आप फाइंड कर रहे हैं वही उसकी पावर होगी। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। अभी सेम ही u3 में भी इस तरह ही होगा, जो मीन है वो साथ माइनस, अब इसमें एडिशन हो गया कि -3, ये 3 है इसलिए 3 u'1 u'2 एंड देन +2 इंटू फिर लास्ट वैल्यू है तो u'1 और थर्ड मीन है तो इसलिए उसकी पावर भी क्यूब हो गई। आगे u4 है, इसमें भी एडिशन हुआ है u'4 -4 u'1 u'3 +6 u'1 का स्क्वायर u'2 -3, यहाँ पे 2 ऊपर 1 एंड यहाँ पर 3 u'1 की पावर 4, जो मीन है वही 4, वही उसकी पावर बन गई। आगे जो फर्स्ट मोमेंट रेशियो है ये उसका फॉर्मूला, सेकंड है ये चीज़ें अब β1 β2 इसमें भी आपने ये वैल्यूज ऊपर फाइंड कर लिया है, थर्ड मीन भी फाइंड कर लिया, सेकंड मीन भी फाइंड कर लिया, वो भी सिंपल ला के वैल्यूज पुट करनी है आपका, ये आ जाएंगी, मोमेंट रेशियोज आ जाएंगी। अच्छा ये भी आपको मैं बता दूं कि जो ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि जो β1 होता है वो किसके बराबर होता है। तो जो β1 होता है वो 0 के बराबर होता है एंड जो β2 होता है वो आई थिंक 3 के बराबर होता है, बट ये फिर भी आप कंफर्म कर लें, लेकिन जो β1 होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। या